एक भिखारिन का बेटा, आज के सब लड़कों की कहानी। जी हाँ, एक भिखारी का बेटा है। यही उसकी असलियत है और वह इसे छिपा भी नहीं सकता, क्योंकि हमारा मानव समाज बड़ा ही निर्मम है, जहाँ दूसरों की दुर्बलता का उपहास कर स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है। ऊपर से आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो मत पूछो। लोगों ने उसे तिल तिल कर भिखारिन के बेटे को आग में जलाया। किसी ने उस पर दया नहीं दिखाई और न ही कोई सहानुभूति। जन्मदात्री, अन्याय, रिश्तेदार, पत्नी, संतान एवं मित्रों ने सब के सब जिसे जब सुयोग मिला, रहने दे, तुम क्या बोलोगे, तुम्हारी तो माँ भीख मांगती है और एक दिन तुम भी भीख मांगकर जीवन काटोगे। ऐसा नहीं कि वह भी भीख मांगता था, वरन एक स्वाभिमानी, उच्च शिक्षित, एक प्रभावी वक्ता, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत तथा न जाने कितने छात्रों को सैनिक, पुलिस में भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया है। अनगिनत छात्रों को बिना फीस के ट्यूशन पढ़ाया, परंतु उसके छात्रों ने भी उसके साथ अकृतज्ञता ही उसकी झोली में भर दिया। उसका हृदय रोता रहा, पर कभी भी किसी का अहित नहीं चाहा। हालांकि वह आलसी या कामचोर भी नहीं है, फिर भी ज्येष्ठ आषाढ़ के आकाश की ओर कृतक काले काले मेघों को देखकर हर्षित होता है कि आज तो बारिश होगी, पर देखते देखते आंखें पथरा जाती हैं और धरती प्यासी रह जाती है एवं किसान अगले दिन इंद्रदेव की आस लगाए रह जाते हैं, पर वर्षा की एक बूंद के दर्शन नहीं होते। पता नहीं ना जाने कितने इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन कौन सी कमी रह गई जहां सरकारी प्राइवेट नौकरी के दरवाजे बंद हो जाया करता था। मित्रों के परामर्श पर बिजनेस में कदम रखा। शुरुआत तो बड़ी अच्छी होती है और 6 महीने बीतते ही गणेश उल्टा होने लगता है और देखते देखते सारी पूंजी समाप्त। बारिश नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। तत्पश्चात इतनी बारिश होती है कि नदी में बाढ़ आ गई तथा गांव के गांव को एकदम मटिया मेट कर दिया। 2 बैलों का भोजन भी उसे टाटा बाय बाय कर दिया। बस आत्मविश्वासी था और ट्यूशन पढ़ाना कभी छोड़ा नहीं था। अतः उद्धार पूर्ति के लिए कभी भी अपने हो या पराये के सामने हाथ नहीं फैलाया। जब उसने देखा कि आमदनी का मार्ग उसके लिए कभी भी नहीं खुलेगा, तो अपने जीवन रूपी नैया को नदी के जलधारा के ऊपर सौंप दिया और दृढ़ निश्चय कर दिया, यदि जीवित रहना है तो अवश्य जीवित रहेगा एवं जीवित रहने के लिए संघर्ष करना है तो वह पीछे नहीं भागेगा। वह लड़ेगा पर हार नहीं स्वीकार करेगा। परंतु यह उसकी व्यक्तिगत लड़ाई बनकर परिवार के सदस्यों द्वारा ताने सुनने व अपमानित होने का सहज पथ प्रशस्त कर दिया तथा प्रत्येक सांस, खाने, शयन के पूर्व गरल पान करने के लिए अवसर प्रदान किया। वो लोग कहते हैं ना, जिसकी पत्नी जितना ज़्यादा पति को खरी खोटी सुनाती है, वह उतना ही पति को पूजती है। ऐसे संभाषण पर उसे हंसी आती है, क्योंकि ये नारियां, यदि आप भूखे हो तो भोजन का निवाला गटकते गटकते भूख की हत्या कर देती हैं, आँखों की नींद को भगा देती है। इस हठधर्मी ने एक दिन परिवार के सदस्यों के साथ भी ज़्यादा बातचीत न करने का निर्णय ले लिया। इस पर भी किसी को शांति न मिली, क्योंकि अब सुनने को मिली शायद बाहर वालों की तुलना में घर के लोग से घृणा करता है। प्रतिक्रिया स्वरूप पुरुष जाति के द्वारा नारियों को भोग की वस्तु एवं पुरुष चरित्रहीन होता है कि नई कविता सुनने को मिला। साथ ही साथ 1 रुपया कमा सकता नहीं, काम कोढ़िया कहीं का। एक दिन नारी अधिकार पर आयोजित एक समारोह में वक्ताओं की सूची में आमंत्रित हुआ। बड़ा आश्चर्य हुआ उसे अपने आप पर। कहीं उसका मूल्यांकन महाभारत काल भीष्म पितामह की तरह नहीं ना होने लगी है। सारे योद्धा उसकी शक्तियों से परिचित थे, फिर भी बार बार वह अपमानित हुआ और तो और वाड़ों की सैया पर लेटे लेटे शारीरिक यंत्रणाएं भुगतनी पड़ी। तब जाकर जीवन से मुक्ति मिली। आखिर समारोह में उपस्थित हुए सभागार में बैज एवं उतरी पहनाकर स्वागत किया गया तथा मंच पर उसे आसन प्रदान किया गया। पूर्व वक्ताओं ने नारी एवं पुरुष की समानता व नारियों के अधिकार पर लच्छेदार भाषण दिया। सबने बड़े गर्मजोशी से तालियां बजाई। सबसे अंत में जैसे एक उपेक्षित व्यक्ति हो, परंतु उसने अपने आप को भीष्म पितामह के छाया से दूर रखा। मन ही मन सोचा कि मेरे लिए मान सम्मान अपमान व्यर्थ है, क्योंकि एक भिखारिन के बेटे को तो
मानव समाज यही देता आया है। आज कोई नई बात नहीं है। और दर्शक दीर्घा से श्रोताओं ने विदा लेना भी आरंभ कर दिया था। उद्घोषक महोदय ने उसे वक्तव्य रखने के लिए आमंत्रित किया। मुस्कुराते हुए डायस पर पहुँचे तथा दर्शकों को अपनी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विचारों को व्यक्त किया। उपस्थित मातृशक्ति एवं नारी समाज के शुभानुध्यायी, आज हमारे देश में अनगिनत समस्याओं पर बहसबाजी तो होती रहती है और उसके लिए नित्य नए नए कानून बनाए जा रहे हैं नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, परंतु बहस एवं कानून का क्या लाभ होगा जहां जनता जनार्दन स्वयं ही सचेत नहीं होंगे। नारी एवं पुरुष दोनों ही प्रकृति प्रदत्त है। ताकि आने वाले भविष्य का निर्माण हो सो एक छत के तले रहना आवश्यक है। अतः दोनों को ही एक दूसरे के अधिकारों को समझना होगा। मात्र पुरुषों के द्वारा पीड़ित है, शोषित है। नारियां ऐसे कहने मात्र से समाज को तोड़ने की प्रतिक्रिया अपनाकर कोई भी नारी क्रांतिकारी नहीं बन सकती है। उसी प्रकार से पुरुषों को ताने देना, माता पिता से अलग हो जाने को उकसाना, उसके चरित्र पर उंगली उठाना, उसके योग्यता और जीवन शैली की हंसी उड़ाना कतई उचित नहीं है। अब मैं उस प्राथमिक आवश्यकता पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक नारी पुत्री के रूप में पालित हो रही होती है। बाल्यावस्था से ही दादी नानी, माँ मासी, जेठी या चाची उस बालिका के मन में घृणा का बीज बोने लगती हैं। ऐसा करना सीख ले, नहीं तो ससुराल वाले कहेंगे तुम किसी काम की नहीं हो और तुम्हें मारेंगे पीटेंगे। कोई यह नहीं सोचा कि ऐसी बातें उस बालिका के हृदय में विक्षोभ को जन्म देगी। ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करेंगे। आखिर क्यों? तथा विद्यालय में, घर में पढ़ाया जा रहा है कि लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, परंतु हम कहने को कह देते हैं। लेकिन जैसे ही एक लड़की किसी लड़के से बातें की, लड़की के घर में नारी सदस्य ही उनके चरित्र पर उंगली उठाना आरंभ कर देते हैं। यह तो दो मुहा बात हो गई ना। एक और आप कहते हो नारी पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो देश की विकसित होने की गति में वृद्धि होगी, नागरिकों का जीवन स्तर मान ऊंचा होगा। अब जरा सोचो, नारी एवं पुरुष की प्रकृति जब अग्नि व पेट्रोल की है, तब ऐसे संपर्क पर समाज को मान्यता देनी होगी तथा उसे गंदी विचारधारा में प्रवाहित करेंगे तो परिणति बुरा आएगा। अतः हमारे समाज को ऐसे स्वीकार करना पड़ेगा। प्रत्येक परिवार में बेटियों पर विश्वास करें। वो अपना अच्छा बुरा समझती हैं। यदि उनके जीवन में आप बढ़ावा देकर पीछे से उसका पैर पकड़कर खींचेंगे तब वह गिर पड़ेगी और अपनी योग्यता का उपयोग नहीं कर पाएगी। सभागृह में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इसी बीच वह मंच से उतरकर बाहर निकल आए। बस बाहर निकलते समय एक बार सभागृह को देखा, एक भी आसन खाली नहीं है। कई दिनों तक प्रशंसा करने वालों का तांता लगा रहा। श्रीमती जी अतिथियों का यथासाध्य स्वागत करती रहीं, परंतु वह अंदर से सशंकित था। पता नहीं कब बिन बादल के बरसात होने लगेगी। प्रातःकाल के ट्यूशन से अभी निवृत्त नहीं हुआ था और श्रीमती अपने स्वभावानुसार हम सब कर सकते हैं ज्येष्ठ मास की ज्वाला लिए घर की चाल पर चढ़ गई तथा पके आमों के गाढ़े घोल को अमावट सुखाने के लिए सूपों एवं थालियों में फैला रही थी। अचानक चाल पर झूप झाप की ध्वनि सुनाई देने लगी। वह समझ गया कि पके आम तोड़ रही है और पुत्री के लिए निर्देश आता है। ओ माँ, क्या कर रही हो? पुत्री भी एकदम 440 वोल्ट का झटका झेलते हुए, ए क्या हुआ? प्रत्युत्तर देते हैं, थोड़ा टाली पर रखा हुआ लगा तो देना। ठीक है, अभी देती हूँ, कहकर बाहर निकली। एक दो पल की देर होती है, तब तक 8-10 पके आम भूपति बन चुका था। पुत्री लगा देखकर गिरे हुए आमों को चुनने लगी। घर में पढ़ रहे बच्चे बाहर देखने लगे। उनके आम संग्रह करने वाली स्वभाव हिलोरों मारने लगी तथा विभिन्न बहाने बनाकर लगे आमों को चुनने लगे। यह देखकर ज्येष्ठ की पसीने से लथपथ काया में बाढ़ आ गई तथा नदी बांध तोड़कर प्रवाहित होने लगी और पुत्री को प्रायः तमतमाते टोन में ही बोली, तेरा बाबा क्या कर रहा है? उसको दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ आम तोड़े जा रहे हैं और बच्चों को आम संग्रह करने के लिए छोड़ दिया है। इसके पास कॉमन सेंस है ही नहीं। पुत्री सहन जाती है कि कहीं बाबा क्रोधित ना हो जाएं। माँ को धीरे से बोली,
माँ कूल कूल, क्यों मैं क्या डरपोक हूँ जो चुप रहूँगी? उसने कभी ध्यान दिया है घर पर? बस बैठ गया तो बैठ गया, पता नहीं कब इसका विवेक हो जाएगा। माँ बाबा तो पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर क्यों बरसने लगी? पुत्री समझा रही थी कि बाबा यदि कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो माँ का ज्वालामुखी उद्धार होकर रहेगा, क्योंकि राइफल शूटिंग के स्थान पर मशीन गन बस्टर करती है। अरे तू चुप रहे, मैं क्या नहीं पढ़ाती हूँ जो मुझे सिखा रही है? एकदम कोढ़िया है, मुझे तो एक साथ कई कार्य करने पड़ते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। एक छात्र को ट्यूशन के लिए बुला नहीं सकता है, वो तो मैं हूँ जो मेरे द्वारा क्लास 4 पास किए हुए छात्रों को दे देती हूँ, वरना ठन ठन गोपाल फिर भी मेरा नाम नहीं लेता है। दोनों माँ बेटे बेईमान हैं, इसे से तो बुढ़िया का भीख मांगना पड़ा था। लगातार आग की लपटें निकल रही थी तथा उसके तपिश में वह झुलसे जा रहा था। आखिर कब तक सहता? उसके कानों में गर्म पिघला हुआ लावा प्रवेश कर रहा था। फिर भी अपने को नियंत्रित रखने का प्रयास किया। बड़े हल्के से कहा कि इन बातों में मेरी मरी हुई माँ को क्यों घसीट रही हो? क्यों नहीं घसीटूंगी? तेरी माँ भिखारिन थी और तू उसी का बेटा है, और तब तक बोलती रहूँगी जब जब मेरी आत्मा जलेगी। तूने परिवार के लिए 1 रुपया भी कमा कर रखा है? हमारी पुत्री भी बड़ी हो गई है, कभी उसके विवाह के बारे में सोचा है? तू यदि कमाता तो तेरी माँ को क्यों भीख मांगनी पड़ी? उसके शरीर में बिजली के झटके महसूस होने लगे, कपाल पर पसीने की बूंदें झलक आई। किसी तरह से अपने को नियंत्रित रखा। आम चुनने गए छात्र अपने स्थान पर लौट आए। उसने आंखें बंद कर ली और गर्दन जमीन की ओर झुक गई। वह नहीं चाहता था कि बच्चों को पता चले कि सर अपने आप को अपमानित अनुभव कर रहे हैं, और 5 मिनट बाद ही सबको ट्यूशन से छुट्टी दे दी। बच्चों के जाने के बाद आंख जलजला उठी, परंतु बड़ी ही चालाकी के साथ पोंछ लिया। परिवार में संग ही संग ऐसे संभाषण से बच भी नहीं सकता है, अतः सारे खरी खोटी सुनना ही होगा। भूख पर विराम लग चुकी थी, परंतु ऐसा करना उसे पसंद नहीं है। यदि भूखा रहेगा तो भविष्य में अपमान झेलने की शक्ति नहीं रहेगी, सो आंधी आती जाती रहेगी और वटवृक्ष बन धक्के खाने का अभ्यास होना चाहिए। स्वल्पाहार के पश्चात संयन काल को संगीन बन बाहर निकल पड़ा। तभी कर्कश स्वर में फोरमैन की आवाज़ सुनाई देती है। जा कहाँ रहे हो? सुनो तो जरा, कुछ आवश्यक कार्य है। मुझे भी पता है कौन सा आवश्यक कार्य है। किसी बंधु बांधव से भेंट होगी और हंसी मजाक में डूबे रहोगे। सच्ची बात कहने पर बुरा तो लगेगा ही। घर की आवश्यकता पूरी कर दो, कुछ नहीं कहूँगी, परंतु मेरे कष्ट जब जब मुझे रुलाएंगे, मैं अपनी मृत्युकाल तक तुझे भिखारिन का बेटा कहती रहूँगी। पत्नी बड़बड़ करती रही और वह तो दूर जा चुका था। कुछ देर साइकिल चलाकर गया, फिर हैंडल एक हाथ में थामे पर भूले मुसाफिर की तरह मंजिल की तलाश में चला जा रहा था। रह रहकर मस्तिष्क में बस एक ही बात उमड़ रही थी कि अरे मूर्ख पुरुष, तेरा मोल एक कौड़ी भी नहीं है। यदि तुम किसी भी तरीके से रुपए कमाओ, भले ही चोरियाँ करो, डाके डालो, लोगों को ठगो, कोई पाप नहीं है। यदि तेरे पास रुपए हैं तो तेरे सारे दुर्गुण ढक जाएंगे और मानव समाज में लोग तेरा सम्मान करेंगे। लानत है तुम पुरुषों पर, केवल वंश वृद्धि के अलावा कोई मोल नहीं है। तुम मूलहीन है। साइकिल ढेलते ढेलते कब निकट ही रेलवे स्टेशन तक पहुंचा। वहां पहुंचकर एकाएक ख्याल आया, वह यहाँ क्यों आया है। साइकिल को गैरेज के हवाले पर प्लेटफॉर्म पर आ खड़ा हुआ और लोगों की भीड़ को निहारने लगा। लोकल ट्रेन में सवार होने वाले यात्रियों की आपाधापी, टिकट चेकरों के डर से विदाउट टिकट यात्रियों की चपलता देखने लायक थी। फिर वहां से प्लेटफार्म के अंतिम छोर की ओर कदम घुमा दिया। प्लेटफार्म के मध्य में कई बड़े बड़े छायादार पेड़ थे, जिसके तले कई जोड़े भविष्य के सपनों के विचार विमर्श करते हुए दिखाई दिए। वे लोग अपने आप में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें आसपास क्या हो रहा है शायद ज्ञान ना हो। इन्हें देख उसे हंसी आई, जैसे अपनी परछाई देख ली। वाहरे मानव समाज एक छत के नीचे रहेंगे और नारियां अपनी महानता को स्थापित करने के लिए पुरुषों को गालियां देती रहेंगी, और पुरुष भी न जाने क्यों इन प्रताड़नाओं को पत्नी का निस्वार्थ प्रेम कहकर हजम करता है। प्लेटफॉर्म पर यह सब देख मन उचट गया
और स्टेशन के पश्चिमी नदी की ओर चल पड़ा। नदी में ज्वार थी। धीरे धीरे जलस्तर तटों को डूबता जा रहा था। स्नान करने एवं बैठकर समय काटने के लिए पक्की सीढ़ियां बनी थी। घाट पर अच्छी खासी भीड़ थी। वह नदी के जिस रूप को देखना चाहता है वो यहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए घाट के बाएं हल्की हल्की झोप झाड़ से भरी मैदान थी। उस तरफ जाकर छायादार स्थान पर जा बैठा। नदी का ज्वारीय जल का तट से झलाक झलाक कर टकराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नदी का पाड़ काफ़ी चौड़ा था। नदी के वक्षस्थल पर नौकाएं डगमगाती हुई ज्वार के प्रवाह की दिशा में बह रही थी। ऐसी बात नहीं कि मांझी नहीं है। वह बड़े प्यार से मछली पकड़ने वाले जालों से कचरे निकाल रहा है। सूर्य का प्रकाश जलराशि से परिवर्तित होकर नदी के वक्षस्थल को आईना बना दिया है। ज्वारीय लहरें उठती हैं, गिरती हैं, पर प्रत्येक लहरें नदी के दोनों किनारों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। नदी के वक्षस्थल को देखकर मन मस्तिष्क को बड़ी शांति मिली तथा प्रातःकाल की जिस अग्नि की ज्वाला में जल रहा था उसका प्रशमन हो गया था और अपने जीवन के बीते हुए पलों को याद करता है, जहाँ ढेर सारे बच्चे एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। कोई भेद नहीं थी। शिक्षक ने एक समान शिक्षा दिया, परंतु फिर भी परीक्षा में एक समान परीक्षा फल नहीं मिला। माध्यमिक के पश्चात कॉलेज में एक साथ पढ़ने वाले साथियों की संख्या कम हो गई। ग्रेजुएशन पूरी करते करते और भी कुछ साथी कम हो गए। कारण जीवन युद्ध की लड़ाई में खोते चले गए और कॉलेज से निकलने के बाद नदी की जलधाराएं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, क्लर्क, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, रेलवे, डाक विभाग, दलाली एजेंसी, पुलिस तथा सेना में जवान या अधिकारी बनकर एक दूसरे से दूर होते गए। कुछ को कृषक, शिक्षक तो कुछ उसके जैसे ट्यूटर बन दाने दाने के लिए लड़ रहे हैं। अर्थात परीक्षाओं में सफलता सबको नहीं मिलती है, इसलिए जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह भी यही कर रहा है, अतः निराश नहीं होना चाहिए। अब यदि उसकी माँ भिखारिन थी तो थी, वह तो भिक्षावृत्ति नहीं करता है। दुनिया वाले उसे भिखारिन का बेटा कहते हैं, इसमें उनका क्या दोष है? यही सच्चाई है। धीरे धीरे धूपिया जा रहा था और उसकी स्वयं की छाया एकदम छोटी होती जा रही थी और उस स्थान को त्यागते समय आकाश की ओर तेज मुस्कुरा उठा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।